हाँ यार, लास्ट टर्न पर हमने गैमेटोजेनेसिस से पहले तक का टॉपिक पढ़ा दिया था आपको, जहां हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना था, उसके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जाना था और सबके फंक्शंस के बारे में हमने जाना था। अल्टीमेटली मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर वह स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में गैमेट का प्रोडक्शन कर रहा है। याद आ रहा है? और जब हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का भी ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी किया था, तब मैंने वहां पर बताया था कि एक प्राइमोडियल जर्म सेल है जिसके ठीक बाद एक सेल होता था जिसका नाम था स्पर्मेटोगोनियम। जब सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल किया था तो मैंने बोला था स्पर्मेटोगोनियम, और जब इसी का प्लूरल वर्ड इस्तेमाल किया था तो मैंने बोला था स्पर्मेटोगोनिया। याद आ रहा है? इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ग्रोथ हुआ था, नॉर्मल साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट का इंक्रीमेंट हुआ था। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो स्पर्मेटोगोनिया था वो सेल किसमें कन्वर्ट हुआ था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जरा याद करना, आपको याद आएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहली बार एक डिवीजन हुआ था, जिस डिवीजन को हमने बोला था मियोसिस 1, और मियोसिस 1 के कारण दो सेल मिला था और उन दोनों सेल को हमने नाम क्या दिया था? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्दर मियोसिस 2 हुआ था, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस 2 हमें एक ओवल गोल गोल सा छोटे छोटे सेल मिला था, जिस सेल को हमने नाम क्या दिया था? स्पर्मेटीड। और इस स्पर्मेटीड के अंदर एक फर्दर मेटामॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, चेंजेस आता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, जिस फेनोमेनन के लिए एक बड़ा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किया था उसका नाम दिया था स्पर्मियोजेनेसिस। याद आ रहा है क्या? या फिर उसको ही बोलते हैं स्पर्मियोटेलियोसिस। क्लियर है? आफ्टर दैट इस स्पर्मेटीड के अंदर मेटामॉर्फोसिस चेंजेस होने के बाद क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ, यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। यह बात आपको याद आ रहा होगा। मैंने क्या बोला था? स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटीड, एंड फाइनली स्पर्मेटीड के अंदर चेंजेस होकर के क्या बन गया था? स्पून, चम्मच के आकार का स्पर्म बन गया था। और ये स्पर्मेटीड से स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस था, उसे हम लोग नाम क्या दिए थे? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है? और पूरा जो स्टेप है, पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म के प्रोडक्शन की बातें करने जा रहे हैं। जब हमने फीमेल बातें किया था तो आपको याद आ रहा होगा कि जन्म से पहले ही, ये कहानी मैंने आपको पूरा समझाया है, जन्म से पहले ही मदर के दोनों ओवरी में लगभग 40,000 से 80,000 बनना बहुत ज्यादा था, लेकिन इतना बचा रह जाता है जन्म के समय। यानी जन्म के समय दोनों ओवरी में लगभग 40,000 से 80,000 पर ओवरी प्राइमरी oocyte बचा रह जाता है। ये प्राइमरी oocyte बना कहां से? तो मैंने बोला था oogonia से बना था। oogonia के अंदर फर्दर ग्रोथ हुआ था, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ हमें क्या मिला था? प्राइमरी oocyte। और याद करो ना, प्राइमरी oocyte कंडीशन ये जन्म के पहले ही बन चुका है, और प्राइमरी oocyte के अंदर फर्दर डिवीजन भी स्टार्ट हो गया है। कब? जन्म के पहले ही। यानी जब मां का भी जन्म नहीं हुआ है, मां अपने मां के गर्भ में है, यूट्रस के अंदर है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में है, तभी मां के ओवरी में फीमेल गैमेट बनना शुरू हो चुका है, प्राइमरी oocyte बन चुका है। और एक प्राइमरी oocyte, याद करो, मियोसिस 1 में भी इंटर कर गया था। मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 था उसमें भी इंटर कर गया था। प्रोफेज 1 का जो सबसे आखिरी स्टेज होता है डिप्लोटीन, वहां तक पहुंच गया है और वहीं पर एज इट इज रुका हुआ है। ये बात है कल की है, कल मैंने आपको बताया था। डिप्लोटीन स्टेज में रुके रहने का मतलब क्या? और सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि भाई प्रोफेज 1 में रुका हुआ है, अरेस्ट हो चुका है, वहीं पर रुका हुआ है। कब तक रुका रहता है? जब तक उस मां का जन्म न हो जाए, और जन्म होने के बाद भी रुका रहता है तब तक जबकि उस मां के अंदर प्यूबर्टी कंडीशन स्टार्ट ना हो जाए, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ना हो जाए। जैसी पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, इसका लिटरल मतलब क्या कि भाई जितने सारे गैमेट्स थे, प्राइमरी oocytes था, उनमें से कोई एक प्राइमरी oocyte के बाहर फॉलिकुलर सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। याद आ रहा है क्या? फिर मैंने बोला था प्राइमरी फॉलिकल बन गया, यानी प्राइमरी oocyte के बाहर बाहर जैसे जैसे फॉलिकुलर सेल बना तो हमने उसका नाम क्या दे दिया था? प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर फर्दर ग्रोथ होता जाता है और क्या बनता है? सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और फाइनली क्या बन जाता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। याद आ रहा है क्या? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, एक बड़ा सा अंदर कैविटी प्रेजेंट हुआ करता था, जिसे हमने बोला था एंट्रम। ये सब कल की बातें हैं, जिसे हमने क्या बोला था? एंट्रम। एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनते ही उसमें से जो सेकेंडरी oocyte है
रिलीज हो जाता है और इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया था, ओव्यूलेशन। याद आ रहा है? यानी ओव्यूलेशन क्या था, तो सिंपली रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, रिलीज ऑफ ओवा नहीं भाई, रिलीज ऑफ ओवम नहीं, रिलीज ऑफ फीमेल गैमेट नहीं, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। अभी भी फीमेल गैमेट मैच्योर नहीं हुई है, अबे सेकेंडरी oocyte ओवरी से तो रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद कहां जा रहा था, फैलोपियन ट्यूब के अंदर वेट करता है, कहां पर, एम्पुला वाले रीजन में, कितने दिन तक, एवरेज 2 दिन या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन, 3 दिन से ज्यादा वेट नहीं करेगा, वेट करता है, वेट करने के बाद देखा कि मेरा दामाद नहीं आया, मेरा हस्बैंड नहीं आया, ने स्पर्म नहीं आया, मेरा मेल पार्टनर नहीं आया, तो वहां से इस्थमस होते हुए, यूट्रस होते हुए वो डिजनरेट कर जाता है। और उसके दुख में, ध्यान से सुनना, जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पढ़ाऊंगा तो ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसके दुख में जो यूट्रस का इनर वॉल था, एंडोमेट्रियम, जो अपने आप को प्रोलिफरेट करवा चुका था, नंबर इंक्रीज करवा चुका था, वो क्या करने लगता है, अपने आप को तोड़ने लगता है, ब्रेक ऑफ, सेड ऑफ, टूटने लगता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, भाई सेल टूटेगा तो ब्लीडिंग तो होगा ना, दैट इज भाई वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। और उन सारे ब्लड्स और जो भी सेड ऑफ सेल है और इंक्लूडिंग फीमेल गैमेट, उन सबको मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू, जिसे हम लोग सिंपली भाषा में क्या बोलते हैं, मेंसेस, मेंसेस के थ्रू बॉडी से बाहर फ्लश आउट कर जाता है। ये बातें क्लियर आ रहा है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तो एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया फीमेल गैमेट का, फीमेल तो गई कि भैया आ बैल मुझे मार, फर्टिलाइजेशन कर, लेकिन फर्टिलाइजेशन चूंकि हुआ नहीं, फर्टिलाइजेशन चूंकि हुआ नहीं, उसके कारण एंडोमेट्रियम वॉल क्या कर गया, टूट गया। यानी किसी के इवेंट को ना होने के कारण वो जो ब्लीडिंग होता है ना, उसको बोल रहे हैं आंसू निकलना। और उस मेंसेस को, उस मेंस्ट्रुअल ब्लड को हम लोग बोलते हैं टीयर ऑफ सॉरो। सॉरो का मतलब होता है दुख, दुख का आंसू एक तरीके से, कि भैया होना चाहिए था फर्टिलाइजेशन लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। अन्यथा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो कभी भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रीस्टार्ट नहीं होगा। आप देखोगे प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर अगले 9 महीने तक तो नॉर्मल कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होने जा रहे, लेकिन आफ्टर पार्चुरेशन, डिलीवरी के बाद भी बोला जाता है, एक साइंटिफिक डाटा है कि अगले 6 महीने तक ब्लीडिंग स्टार्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होता है। अब भाई अगले 6 महीने तक, याद आ रहा है क्या, मैंने आपको जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जब बैरियर मेथड अलग अलग पढ़ा रहा था, नेचुरल बैरियर मेथड आपको बताया था, और वहां पर बताया था लैक्टेशनल एमनोरिया, यानी जब मां लैक्टेट करते रहती है, यानी मिल्क प्रोड्यूस करते रहती है, अपने बच्चों को फीड करते रहती है, उस कंडीशन में उस समय चूंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। और हमने बताया था वो सेफ पीरियड होता है, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉपुलेशन में, फिजिकल रिलेशन में उस वक्त पार्टिसिपेट करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस क्या होता है, बहुत कम। और वो फैमिली प्लानिंग का एक मेथड भी था, याद आ रहा होगा। तो ये सारा कहानी है, यहीं से हम गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रहे, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा मियोसिस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर पूरा खेल मियोसिस का ही है, यहां पर पूरा खेल मियोसिस का ही है। ध्यान रहे, मियोसिस, हालांकि अपन 11th के बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मियोसिस को मैं एक पल भर में एलाबोरेट कर दे रहा हूं। होता क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, बस बोल दे रहा हूं। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस के 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। यहां भी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होता है, जस्ट लाइक माइटोसिस। कैरियोकाइनेसिस कहने का लिटरल मतलब क्या, न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस कहने का लिटरल मतलब क्या, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, या फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन, या फिर सेल का डिवीजन, अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं। ध्यान रहे, यहां भी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यहां भी साइटोकाइनेसिस हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर जब मियोसिस 1 की बातें कर रहे हैं तो यहां भी 4 स्टेजेस होता है। एक स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज 1, एक को क्या बोलते हैं मेटाफेज 1, एक को क्या बोलते हैं एनाफेज 1, एक को क्या बोलते हैं टीलोफेज 1। ये 4 जो स्टेजेस है ना, इनमें से जो प्रोफेज 1 है, इसके फर्दर 5 स्टेजेस होते हैं, 5 सब स्टेजेस होते हैं।
लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकिटिन, डिप्लोटिन और डायकिनेसिस। क्लियर है मेरी बात? अब यहां पर ये जो पांचों स्टेजेस होगा, इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जिसका नाम होता है पैकिटिन। और पैकिटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कहने का मतलब क्या? मेरा हिस्सा कुछ तुम ले लो, एक क्रोमोसोम आपस में बातें कर रहे हैं, मैं उनकी बातें समझा रहा हूं कि मेरा हिस्सा कुछ तुम ले लो, तुम्हारा हिस्सा कुछ मैं ले लूंगा, मेरे पास भी कुछ नया कैरेक्टर आ जाएगा और तेरे पास भी कुछ नया कैरेक्टर आ जाएगा। एक तरीके से क्या हुआ? वेरिएशन आया ना। और हमें पता है कि जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा भाई, कहीं भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका लिटरल मतलब क्या कि कहीं ना कहीं वेरिएशंस तो होगा ही होगा। क्यों वेरिएशन होगा? क्योंकि गैमेट बनते वक्त क्रॉसिंग ओवर हो चुका है और क्रॉसिंग ओवर के कारण नए रिकॉम्बिनेंट बना। नया रिकॉम्बिनेंट बनने का लिटरल मतलब क्या? नया वेरिएशंस आया है, यानी नया कैरेक्टर डेवलप हुआ है। क्या मेरी बात स्पष्ट है? यानी कुल मिलाकर के मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो 1 से 2 सेल बन जाते हैं, प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है। यानी अगर स्टार्टिंग सेल का प्लॉइडी लेवल 2n है, मान के चलो अगर स्टार्टिंग सेल का प्लॉइडी लेवल 2n है, डिप्लॉयड है, जिसके पास 46 क्रोमोसोम होंगे, तो जब इसके अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो ये कितने सेल बना देंगे? 2। और दोनों के अंदर प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा? हाफ, nn। यानी इसके अंदर भी क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे? 23, और इसके अंदर भी कितने रह जाएंगे? 23। क्लियर है मेरी बात? अब ये तो मियोसिस 1 हुआ ना अभी सिर्फ, अब इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 होता है, बोला जाता है कि मियोसिस 2 इज एज इक्वल एज सिमिलर एज माइटोसिस। माइटोसिस क्या करता है? 1 से 2 सेल बनाता है, अरे हाँ है ना, यानी ये दोनों सेल क्या बनाएगा? 2-2 सेल। तो टोटल सेल कितने हो जाएंगे? 4। दोनों 2-2 बनाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। और माइटोसिस हमेशा क्रोमोसोम नंबर को क्या रखता है? सेम, कभी भी चेंजेस नहीं करता है। यानी ये भी हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड होगा। ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड। यानी इन चारों के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23। क्लियर है मेरी बात? यानी जब मियोसिस कंप्लीट होता है तो आप ध्यान से देखो, एक सेल से हमने स्टार्ट किया, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस हमें कितना मिला? 4 सेल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बोल भाई हाँ या ना? क्लियर है? ये तो एक नॉर्मल सा मियोसिस का कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना है, हमने स्टार्ट ये जो एक सेल किया था, इसके पास क्रोमोसोम कितने थे? 46। जब वो 4 सेल बने, इसके पास क्रोमोसोम कितने हैं? 23। हाँ या ना? अब जरा ध्यान से देखो यार कि ये जो 23 क्रोमोसोम बना, ये कहां बन गया? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1। यानी मियोसिस 1 जब कंप्लीट होता है तभी क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ। यानी जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तभी 23 क्रोमोसोम हो गया। मियोसिस 2 में तो क्रोमोसोम नंबर सिर्फ सेम रहता है, बस सेल का नंबर इंक्रीज करता है। यानी 2 से 4 होगा, अगर 1 था तो 2 होगा, 2 होगा तो 4 होगा। क्लियर है मेरी बात? अल्टीमेटली हम मियोसिस के लिए क्या बोल सकते हैं कि मियोसिस एक ऐसा फिनोमेनन जहां पर एक सेल जब डिवाइड होगा तो 4 सेल बनेंगे और क्रोमोसोमल नंबर क्या हो जाता है? हाफ, आधा हो जाता है। अगर डिप्लॉयड सेल है तो क्या हो जाएगा? हैप्लॉयड हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। ध्यान रहे, गैमेटोजेनेसिस की जब बातें करते हैं तो वर्ड में ही छिपा हुआ है गैमेटो यानी गैमेट्स की बातें कर रहे हैं, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं, यानी गैमेट के फॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं। अब ध्यान रहे, जैसे हम गैमेटोजेनेसिस बातें करेंगे तो भाई मेल में भी बातें करेंगे और फीमेल में भी बातें करेंगे। मेल में जो गैमेट बनता है उस गैमेट का नाम क्या? स्पर्म। दैट इज वाई यहां पर जो टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं वर्ड क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर क्या बनता है? ओवा बनता है एक्चुअली फीमेल गैमेट। तो फीमेल के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड क्या होता है? oogenesis। फीमेल के अंदर वर्ड क्या होता है? oogenesis। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज गैमेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों को अगर हम मिला दे तो दोनों को मिलाकर के एक सिंगल वर्ड हम क्या देंगे? गैमेटोजेनेसिस। ध्यान रहे, बेसिक प्रोसेस दोनों में सेम है। क्या बोल रहा हूं? गैमेटोजेनेसिस में चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस की बातें कर ले या फिर oogenesis की बातें कर ले, बेसिक प्रोसेस दोनों में सेम है। पहला मैचुरेशन फेज आएगा, ग्रोथ फेज आएगा, मैचुरेशन फेज आएगा। क्लियर है मेरी बात? स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। दे रखा है गैमेटोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द गोनेट्स। गोनेट्स वर्ड आपको याद आ रहा होगा, मैंने बोला था गोनेट्स एक कलेक्टिव वर्ड है टेस्टिस और ओवरी के लिए। अगर मेल की बातें करेंगे तो टेस्टिस प्रेजेंट होगा, फीमेल की बातें करेंगे तो ओवरी प्रेजेंट होगा। क्लियर है? और ओवरी के अंदर क्या फॉर्मेशन होगा? फीमेल गैमेट।
ओवम की बातें करेंगे, और मेल टेस्टिस के अंदर क्या फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजोआ की बातें करेंगे, स्पर्म की बातें करेंगे। क्लियर है मेरी बात? ध्यान रहे, इन दोनों को कलेक्टिवली टेस्टिस और ओवरी को हम लोग वर्ड क्या दे देते हैं, गोनेड्स। ये वर्ड ध्यान रखना है, ओवरी एंड टेस्टिस। इट इंक्लूड्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन द केस ऑफ मेल, यानी स्पर्म के प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं, एंड oogenesis इन द केस ऑफ फीमेल। आप यहां पर देख रहे होगे, मैंने आपको बताया था ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम अब आपके लिए जाना पहचाना सा लग रहा होगा। ये टेस्टिस का डायग्राम है। टेस्टिस के अंदर आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहां पर दिखाई दे रहा होगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम भी आपको दिखाया था पहले, और इनमें स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और फाइनली स्पर्मेटोजोआ। याद आ रहा होगा, ये डायग्राम जाना पहचाना सा है हमारा। फीमेल के अंदर जरा देखो यार, oogenesis से जब हम बातें कर रहे हैं तो स्टार्ट कहां से होता है, प्राइमरी फॉलिकल से। याद आ रहा है क्या? ये प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शियरी फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर गया, सेकेंडरी उस साइड बाहर निकल गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, ओवुलेशन। इसके बाद क्या बचा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम तब तक रहेगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉर्पस एल्बिकेंस पूरी तरीके से डीजनरेट हो जाता है, और फिर से एक नया साइकिल रीस्टार्ट हो जाएगा। फंडा क्लियर है? आगे बातें करते हैं। दे रखा है गैमेटोजेनेसिस इंक्लूड्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। वर्ड में सब कुछ छिपा हुआ है, मैं पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि स्पर्मेटो वर्ड किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पर्मेटोजोआ के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पर्म के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेनेसिस वर्ड का मतलब ही क्या, फॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं। यानी स्पर्म के प्रोडक्शन फॉर्मेशन की बातें हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां पर जो ये वू है, ऊ वर्ड का मतलब क्या, ओवम या ऊ साइट की बातें करेंगे, और जेनेसिस वर्ड का मतलब क्या, फॉर्मेशन की बातें करते हैं। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? आगे दे रखा है गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बातें कर रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या दे रखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म। मैं पहले भी बोला हूं, आज फिर से बोल रहा हूं कि भाई साहब, चूंकि हम बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हम हमेशा स्पर्म वर्ड इस्तेमाल ना करके वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, स्पर्मेटोजोआ। नहीं तो ठेले वाले भी तो स्पर्म ही इस्तेमाल करते होंगे, रिक्शे वाला भी तो स्पर्म, वो क्या बोलते हैं, नहीं बात करो, नहीं मैं सुना हूं उनकी बातें, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ठेले और रिक्शे वाले में और हम में, क्योंकि हम बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, तो कुछ तो फर्क होना ही चाहिए हमारे अंदर, कुछ तो बायोलॉजी का टेक्निकल सभ्यता होना ही चाहिए, संस्कार होना ही चाहिए कि क्या वर्ड इस्तेमाल करें। तो ध्यान रहे, हम स्पर्म बोल सकते हैं, गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि गलत है, लेकिन चूंकि एक बायोलॉजी के, अब मैथ वाले भी, कॉमर्स वाले भी बात बात में क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, तो उनको लगना चाहिए कि थोड़े से हम पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, नहीं तो फिर समझ लेंगे कि रिक्शा वाला कहीं फोन कर देंगे रात में, स्टेशन चलना आ जाओ। और ये भी हमें पता है कि ये स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन कहां होता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहां प्रेजेंट है, तो टेस्टिस के अंदर। एक टेस्टिस के अंदर, याद आ रहा होगा मैंने बोला था कई सारे चैम्बर होते हैं छोटे छोटे, जिन चैम्बर का नाम मैंने क्या बताया था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल का ऑन एन एवरेज नंबर कितना था, 250 के आसपास, ऑन एन एवरेज, है ना, 300 भी हो सकता है, 230 भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फिक्स इतना ही होगा। क्लियर है मेरी बात? अब हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3, फिक्स नहीं है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रहा हूं, 2 से 3, 2 तो होगा ही होगा ज्यादातर कंडीशन में, बहुत रेयर कंडीशन में किसी में एक होता है। 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है, यानी एक टेस्टिस के अंदर ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज बात करें, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितने हैं, लगभग 750 के आसपास है, और यही डाटा आपको याद भी रखना है। क्लियर है? दे रखा है गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की बातें कर रहे हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिर्फ डिफिनेशन एक वर्ड का है, जो गैमेट का फॉर्मेशन करे वही प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बाकी सेकेंडरी हो सकता है, एक्सेसरी हो सकता है, प्राइमरी कभी भी नहीं हो सकता है। देयर आर स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।
सबसे पहला एक स्टेज हुआ था जिसे मैंने क्या बोला था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, याद आ रहा है क्या? अभी दिखाऊंगा आगे। स्पर्मेटोगोनिया जो था, स्पर्मेटोगोनिया जब इसके अंदर ग्रोथ हुआ तो क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद आ रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्दर जब डिवीजन हुआ तो क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब फर्दर डिवीजन हुआ तो क्या बनाया था, स्पर्मेटिड। और इस स्पर्मेटिड के अंदर याद करो, मैंने बोला है कि इस स्पर्मेटिड के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस होता है। और इस स्पर्मियोजेनेसिस का कहने का सिर्फ इतना सा मतलब कि जो स्पर्मेटिड है उसके अंदर कुछ मॉर्फो मूवमेंट होता है, यानी उसके स्ट्रक्चरल मूवमेंट होता है। जो गोल शेप है वो कैसा हो रहा है, चम्मच के आकार का, स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसे बनता है वो भी आगे दिखाऊंगा मैं। चम्मच के आकार का बन रहा है, स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हो रहा है, ये जो कन्फॉर्मेशनल चेंजेज हो रहा है, इसी प्रोसेस के लिए नाम हम क्या देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। दे रखा है स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये आपको स्पर्म चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हमें पता है कि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है, इमोबाइल होती है, एक जगह पर बैठी रहती है, वेट करती है, इंतजार करती है। आपके मन में अब क्वेश्चन आएगा, सर इमोबाइल होती है, नॉन मोटाइल होती है, तो ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में कैसे दौड़ी दौड़ी चली जाती है? भाई साहब, फीमेल गैमेट अपने आप नहीं जाता, उसको ले जाया जाता है। याद करो, मैंने कल बताया था, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बता रहा था तो मैंने बोला था कि ओवरी के क्लोज कॉन्टेक्ट में, क्लोज विसिनिटी में कौन रहा था, फिम्बरी। याद आ रहा है क्या? और मैं बोला था कि फिम्बरी के पास एक बीच में होल प्रेजेंट होता है जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। याद आ रहा है? जैसे इधर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, फिम्बरी हाल उसको कैप्चर कर लेता है। फिम्बरी अपने अंदर ले गया, कहां, इनफंडिबुलम के अंदर। और पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिया प्रेजेंट है। सिलिया का काम क्या है, कोऑर्डिनेट करना। चल भैया आगे की तरफ भेजते रहना, आगे की तरफ भेजते रहना। जैसे हमारे ट्रैकिया के अंदर भी तो सिलिया है। ट्रैकिया क्या करता है कि अगर बाय द वे आपके ट्रैकिया के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी अनवांटेड पार्टिकल चला गया तो फटाफट म्यूकस रिलीज करवाएगा, और म्यूकस रिलीज कर करके उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा। म्यूकस इज जस्ट लाइक अ च्युइंगम। इमेजिन करो, च्युइंगम कहीं रख दिया तो जो भी आसपास में डस्ट पार्टिकल होगा चिपक गया। अब वो चिपक गया, जैसे जैसे म्यूकस का अमाउंट बढ़ता जाता है, एक ट्रैकिया के पास क्या है, सिलिया। सिलिया बीटिंग करता रहेगा, कंटिन्यूअस बीटिंग करते रहेगा, बीटिंग करके नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते रहेगा, ऊपर की तरफ फेंकते रहेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जिसे कफ के फॉर्म में हम लोग बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी उस अंदर से कफ को बाहर भिजवाने वाला कौन है, अपने आप आ रहा है क्या? नहीं भाई, सिलिया भिजवा रहा है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, मैं पहले भी ये कॉन्सेप्ट आई थिंक समझाया हूं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनका सिलिया डैमेज हो जाता है। सिलिया डैमेज हो गया तो जो भी अनवांटेड पार्टिकल अंदर जाना था वो अंदर ही जा रहा है, सिलिया काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सिलिया उनका काम करता तो म्यूकस के फॉर्म में डस्ट पार्टिकल हमेशा क्या होता, बाहर एक्सपेल होता रहता है। दैट इज वाई हमेशा ध्यान रखना, कफ कोई बुरी चीज नहीं है, कफ अच्छा चीज है। हमारे बॉडी का वो भी एक तरीके से क्या है, डिफेंसिव सिस्टम है। याद करो, हमने अपन इम्यूनिटी पढ़े हुए भाई। इम्यूनिटी में मैंने आपको बताया था स्किन प्राइमरी डिफेंस ऑर्गन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और फिर एक वर्ड और मैंने दिया था म्यूकस। हमारे बॉडी में अलग अलग रीजन पर म्यूकस प्रेजेंट है, और म्यूकस का सिर्फ इतना सा काम है कि किसी भी तरीके से हमारे बॉडी को अनवांटेड पार्टिकल से, हो सकता हो डस्ट पार्टिकल हो सकता हो पैथोजन हो, उससे हमें बचा लिया जाए। क्या मेरी भाषा क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ये जो स्पर्म आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो इसका आकार चम्मच के आकार का ही है। आगे चम्मच के जैसा फूला होता है ना, अरे हाँ है ना, और पीछे पतला सा होता है, हाँ है ना। सर कौन वाला, कांटा वाला चम्मच? नहीं, वो नॉर्मल वाला चम्मच, कांटे वाले की बात मत कर लो। स्पर्म में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो चुभता है, या तो सीधा अंदर चला जाता है या तो बाहर रह जाता है। चुभने चुभाने का कोई इसका काम नहीं है। क्लियर है मेरी बात? क्या लग रहा है? हाँ तो मैं बोल तो रहा हूं, एक बार ये स्पर्म को डसने का देर है, नया रेडी हो जाता है पॉपुलेशन। बस स्नेक के कटने के बाद आदमी ऊपर जाता है, और इसके डसने के बाद आदमी नीचे से आता है। आ जाए इधर बातें करते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाने दो, फिर वहां पर मैं आपको समझाऊंगा। मैं जो पुराने बच्चे होंगे उनको बता चुका हूँ, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे, उसको पता होगा। हाँ हाँ, भुवनेश है, उनको मैं बताया था। जब मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ उस वक्त
कि हम लोग पूजा इधर उधर जाकर करते हैं। सही बता रहा हूं, यूट्रस का पूजा करना चाहिए। और याद होगा जब मैं पहले दिन पढ़ा रहा था तो यूट्रस के ऊपर 4-5 सितारे लगाया था, याद आ रहा है क्या? मैं वही लाइन वहां पर बताता हूं कि पूजा किसी और का नहीं करना चाहिए, पूजा इसलिए मां का पूजा किया जाता है। पूजा करने का मतलब है नहीं कि कल से लेकर थाली लेकर के सामने मां के सामने आरती। पूजा क्या है? मां का रिस्पेक्ट है। एक मेरा दोस्त है, वो बोल रहा था कि अपने घर के महिलाओं के लिए कि मेरी बीवी तो मेरे पैर की जूती है। तो मैं बोला कि भाई तेरे घर की हो सकती है, हमारे घर की तो हमारी ताज है ना। माँ को बड़ा करेंगे, घर के महिलाओं को बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक घर बड़ा होगा। बीवी को छोटा करने, माँ के छोटा करने से घर कभी बड़ा नहीं हो सकता। दैट इज भाई मैं हमेशा बोलता हूं कि पूजा अगर करने योग्य कोई चीज है तो ये यूट्रस है। अगर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होता, यूट्रस ना होता, तो ये दुनिया, इस सृष्टि का संरचना की हम बात ही नहीं कर सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दुनिया खूबसूरत इसलिए नहीं है कि इस दुनिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी है, इस दुनिया के अंदर बड़ा नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइज करके बनाने वाला कौन है? तो हम ह्यूमंस हैं। और हम ह्यूमंस को जन्म देने वाली कौन है? तो हमारी माँ है। हमारी माँ यानी सबकी माँ, दुनिया की जितनी स्त्री हैं वो सब माँ है, वो चाहे छोटी बच्ची क्यों ना हो और बड़ी बुढ़ी क्यों ना हो, सबके अंदर माँ वास करता है। और दैट इज वाई बोला जाता है माँ का भगवान का रूप, माँ को भगवान का रूप बोला जाता है, सिर्फ इसलिए कि अगर वो यूट्रस ना होता, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होता, तो कभी भी नए बच्चे जन्म ना लेते। होते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते तो दुनिया में झाड़ जंगल ही पैदा होता। किसी का एक्सेस होना भी तो गलत है, प्लांट का लिमिटेशन है। लेकिन अगर एक्सेस हो जाए दुनिया में कहीं भी जाओ, झाड़ जंगल, उधर जाओगे क्या? ग्वालियर में कैंसर पहाड़िया है, जाओ, कितने देर तक अकेले रह सकते हो? आगे जाके वो टर्निंग पर रह सकते हो क्या अकेले? अपने के मन में तो कभी ना कभी तो आता है, कभी उधर से ना कोई आ जाए, कोई उधर से। और भाई पुरुष तो ठीक है, ढीठ प्राणी होता है, महिलाएं तो नहीं रह सकती ना। हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, इस तरफ से पैदल चलते चलते उस तरफ, फिर उधर से पैदल। सुबह सुबह बड़े लोग आते हैं और बहुत लोग सुबह सुबह वहां जाते हैं, और बढ़िया, मतलब गर्मी के लिए तो बहुत अच्छा जगह है वो। हालांकि थोड़ा सा वहाँ चैन स्नीजिंग वगैरह लोग करते हैं, छिन छान करते रहते हैं उधर थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा मतलब लेकिन सुबह सुबह चूंकि भीड़ ज्यादा रहता है ना, तो और सब झुंड में ही घूमते हैं, जहां पर झुंड होगा वहीं लोग एक साथ रहेंगे, कहीं आगे पीछे की बात नहीं करेंगे। कोई तेज भी चलता है उसको भी धीरे चलना पड़ता है, कोई धीरे भी चलता है उसको भी। हाँ मैं दूसरे वाला था। आजा बातें करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को समझने में। देखो यार, यहां पर कोई एक सेल है जो अभी इसका क्रोमोसोमल कंटेंट क्या है? 2n। 2n कहने का मतलब क्या? 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर, डिप्लॉयड, हाँ या ना? इन सेल्स को हम नाम क्या दे रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। जो सबसे पहला काम होता है, वो पहला काम क्या होता है? तो ग्रोथ होता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ से भी पहले क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया ने मल्टीप्लाई कर करके अपने नंबर को क्या कर लिया? इंक्रीज कर लिया। यानी एक स्पर्मेटोगोनिया नॉर्मली डिवाइड करके 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, और भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि 4 तक ही रुक जाएगा सर, क्या नहीं, मिलियन बिलियंस में बन सकता है। और इनमें से जितने सारे ग्रोथ होते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन के बाद इनका साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट क्या हुआ? इंक्रीज होने के बाद ये जो सेल अब अलग कलर का यहां पर दिखाई दे रहा है, इन सेल्स को हम नाम क्या दे देते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो मैं बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुन लेना। स्पर्मेटोगोनिया, और बोलते रहना, बोलने से आपको हो सकता है ध्यान रहे परमानेंट। स्पर्मेटोगोनिया का क्रोमोसोमल कंटेंट कितना है? 2n। डिप्लॉयड है, यानी 46 क्रोमोसोम है अगर ह्यूमन की मैं बात करूं तो। भाई इसी स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अरे हाँ या ना? इसी स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर कोई डिवीजन नहीं हुआ है, सिर्फ ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ किसका? तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ भी था उसका नंबर, उसका अमाउंट, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, और न्यूक्लियस के अंदर जो भी न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट था उसका कंटेंट इंक्रीज हुआ है। दैट इज व्हाई ये जो ग्रोथ स्टेज वाले कंडीशन है, इसे हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी भी कैसा है? डिप्लॉयड है, 2n है, अभी भी क्रोमोसोम कितना है? 46 होगा। ये बात क्लियर हो रहा है क्या?
यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद के पास भी क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 होंगे, हाँ या ना? आगे दे रखा है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जरा ध्यान से सुनना यहां पर, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है दो है, दोनों में से किसी एक के बारे में स्टडी कर लेंगे, दूसरा के साथ वैसा ही होगा। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहली बार मियोसिस 1 डिवीजन होता है, यानी मियोसिस का पहला डिवीजन होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, थोड़ी देर पहले मैं बात किया हूं कि जब भी मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 2। क्रोमोसोमल कंटेंट क्या हो जाता है? हाफ। यानी अगर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जिसे हम बोल रहे हैं 2n है, जब इसके अंदर मियोसिस 1 हो जाएगा तो एक सेल से कितने सेल बने? 2, और दोनों के अंदर क्रोमोसोमल कंटेंट क्या हो गए? हाफ। अब इस सेल का नाम क्या पड़ा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्रोमोसोमल कंटेंट कितने हो गए? हाफ। हाफ कहने का मतलब क्या? 2n से n हुआ, n को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? हैप्लॉइड। क्लियर है क्या? और अगर ह्यूमन की बात देख रहे हैं, हैप्लॉइड कहने का मतलब क्या? यहां पर क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। क्लियर है मेरी बात? ये तो तब हुआ ना जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 हमें 2 सेल मिले, जरा नाम बोलना, उन 2 सेल का नाम क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस लाइन से 2 क्वेश्चन बनता है। जिन बच्चों को नीट देना है उनके लिए मैं बहुत कीमती बात बता रहा हूं। अक्सर यहां से क्वेश्चन बनता है और मात्र 2 क्वेश्चन बनेगा, तीसरा बन ही नहीं सकता है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मियोसिस फर्स्ट अकर इन, यानी जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो मियोसिस फर्स्ट किस सेल में होता है? तो उस सेल का नाम क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है? ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर मियोसिस 1 विच सेल फॉर्म्स, कौन सा सेल बना? तो मियोसिस 1 के बाद हमें क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसका क्रोमोसोमल कंटेंट क्या है? हाफ, n। क्लियर है क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा? डिप्लॉयड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा हो जाएगा? हैप्लॉयड। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। क्लियर है? यहां तक मेरी बात क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या हो रहा है? मियोसिस 2। मियोसिस सेकंड जब हुआ, जस्ट मैंने बोला कि मियोसिस सेकंड इज एज सिमिलर एज माइटोसिस। माइटोसिस के जैसा है भाई। माइटोसिस क्या करता है? क्रोमोसोमल नंबर को कभी भी कम या ज्यादा करता है क्या? नहीं, वो हमेशा क्रोमोसोमल नंबर को क्या रखता है? सेम, बस सेल नंबर को इंक्रीज कर देता है। यहां पर देखो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जब इसके अंदर मियोसिस 2 हुआ तो यहां से कितने मिले? 4 सेल मिले। चारों के अंदर क्रोमोसोमल कंटेंट जरा ध्यान से देखो क्या है? हैप्लॉइड है। और एक कैसा दिखाई दे रहा है? गोल गोल ओवल शेप्ड दिखाई दे रहा है। और इस ओवल शेप्ड गोल गोल स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? स्पर्मेटिड। और ये स्पर्मेटिड अभी भी कैसा है? हैप्लॉइड है। क्लियर है मेरी बात? अब ये जो ओवल शेप्ड, ये वर्ड बहुत कीमती है भाई। ओवल, राउंड, गोल शेप्ड जो स्पर्मेटिड है, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, मॉर्फोजेनेटिक, कन्फॉर्मेशनल, स्ट्रक्चरल चेंज होता है। ये देखो ना, एक गोल शेप्ड जो स्पर्मेटिड था, ये कैसा बन गया? चम्मच के आकार का। स्पून शेप्ड बोलते हैं, स्पर्म का स्ट्रक्चर भी स्पून शेप्ड होता है, चम्मच के आकार का बन गया। और जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजोआ। 4 स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटोजोआ भी कितना बनेगा? 4। यानी जितने स्पर्मेटिड होंगे उतना ही स्पर्मेटोजोआ भी बनेगा। और इस प्रोसेस का नाम हम लोग क्या देते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। और इस कंप्लीट प्रोसेस का नाम हम क्या देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है मेरी बात? थोड़ी सी बातें डिस्कस करें ताकि हमारा छोटी छोटी की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हमारे पास एक स्पर्मेटोगोनिया होगा, एक तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे? 1। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर 1 होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनेंगे? 2। अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 होगा तो स्पर्मेटिड कितने बनेंगे? 4। स्पर्मेटिड अगर 4 होंगे तो स्पर्मेटोजोआ भी कितने बनेंगे? 4। क्लियर है? स्पर्मेटोगोनिया अगर डिप्लॉयड होगा, 2n होगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगा? डिप्लॉयड। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा? हैप्लॉयड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे सब क्या हो जाते हैं?
हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड और स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड। लेकिन अगर एक कंडीशन दे दे आपको, ये तो नॉर्मल कंडीशन की बातें हो गया ना, कई बार क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन होता है कि स्पर्मेटोगोनिया ऑक्टाप्लॉइड हो गया, ऑक्टाप्लॉइड यानी 8n, कंडीशन है, नॉर्मल नहीं, एक कंडीशनल क्वेश्चन है कि ऐसा हो गया तो अगर स्पर्मेटोगोनिया 8n है, ऑक्टाप्लॉइड है, अब आपसे पूछेगा कि बताओ जो स्पर्म बनेगा उसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, ऑप्शन देगा हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्रा या ऑक्टा। तो ध्यान रहे इस कंडीशन में हम लोग क्या करके आएंगे, 4n, टेट्राप्लॉइड, क्योंकि जितना इसका होगा स्पर्मेटोगोनिया का होगा उसका हाफ स्पर्मेटोजोआ का होगा, स्पर्मेटिड का होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का होगा। क्लियर है? कंडीशनल क्वेश्चन को अपने को कंडीशन के अकॉर्डिंग ही सोचना है, नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में तो अपन यही बोलते हैं ना कि ऑलवेज गैमेट्स आर हैप्लॉइड, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होता है, नॉर्मल कंडीशन की बात है। लेकिन अगर कुछ कंडीशन जोड़ रहा है तो हमें भी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। क्लियर है? एक से 4, अगर हमारे पास 1 मिलियन स्पर्मेटोगोनिया होगा तो बता स्पर्म कितने बनेंगे? 4 मिलियन। 1 से 4, 1 मिलियन से कितने बनेंगे? 4 मिलियन। 1 बिलियन से कितने बनेंगे? 4 बिलियन। जितना कर दे उसका 4 गुना बता देना स्पर्मेटोगोनिया का रिश्ता। क्लियर है क्या? अब जो ये स्पर्मियोजेनेसिस मैंने आपको समझाया ना, उसका डायग्राम उधर दिखाई दे रहा होगा आपको, सबसे नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर में। अब देखो ये जो पहला वाला सेल है जो राउंड ओवल दिखाई दे रहा है, ये सेल किसका है? तो स्पर्मेटिड का है। अभी मैं फिलहाल अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बस उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, फिर आगे मेरे को पढ़ाना है। इस स्पर्मेटिड के अंदर देखो धीरे धीरे चेंजेस होता जा रहा है और सेल कैसा होता जा रहा है? इलोंगेटेड, लंबा सा होता जा रहा है और फाइनली अल्टीमेटली ये कैसा बना? स्पून शेप्ड, चम्मच के आकार का, पूरी तरीके से इलोंगेटेड। क्लियर है? मैं छोटी छोटी 2-4 बातें बस कर दूं कि इस स्पर्मेटिड के अंदर जो गोल्गी बॉडी है, ध्यान से सुन लेना ये लाइन, जितने सारे गोल्गी बॉडी हैं, गोल्गी बॉडी इसके टिप पर माइग्रेट कर जाते हैं। दिखाई दे रहा है कि टिप पर ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर इसके टिप पर माइग्रेट कर जाते हैं। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग एंजाइम का सिक्रीशन करना। यानी वो जितने सारे गोल्गी वेसाइकल्स हैं इसके टिप पर माइग्रेट कर जाते हैं और माइग्रेट करने के बाद एक बड़ा कीमती स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम के अंदर कुछ और नहीं बल्कि डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट है। यही एक्रोसोम जब फीमेल गैमेट के पास जाता है, यानी मान के चलो फीमेल गैमेट है, इधर से स्पर्म आया, स्पर्म जब फीमेल गैमेट के साथ टकराता है तो सबसे पहले कौन टकराता है? एक्रोसोम। और एक्रोसोम के पास क्या प्रेजेंट है? डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये ओवम के जो मेम्ब्रेन है, डिफरेंट जोना पेलुसिडा, सेल मेम्ब्रेन वगैरह सबको क्या कर देता है? रप्चर। और स्पर्म कहां इंटर कर जाता है? फीमेल गैमेट के अंदर, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आपको बता दूं स्पर्म पूरी तरीके से इंटर नहीं करता है, सिर्फ उतना ही इंटर करता है हेड वाला रीजन कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। फर्टिलाइजेशन के लिए हमें चाहिए क्या? 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम स्पर्म में कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस इंटर कर जाता है, यानी हेड रीजन इंटर कर जाता है, बाकी सब पीछे ही रह जाता है। यानी जब स्पर्म एंड ओवा का फ्यूजन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, सब पढ़ाऊंगा आगे फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट में, तब ओवम तो एक कंप्लीट सेल है ना, और स्पर्म के थ्रू क्या गया? सिर्फ 23 क्रोमोसोम। और स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन के बाद बना क्या? जाइगोट। और उस जाइगोट से कौन बने? हम और आप। भाई हमारे और आपके बनाने में पापा का रोल कितना? इत्तू सा। सिर्फ क्या दिए? 23 क्रोमोसोम दिए। बाकी जो भी हमारे बॉडी के अंदर है, हमारे सेल के अंदर जो कुछ भी है, वो सब किसका दिया हुआ है? मम्मी का। माइटोकॉन्ड्रिया कौन दी? मां दी, पापा नहीं दिए। और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी हमारे जीवन में पावर देने वाली कौन होती है? हमारी मां होती है। ये लाइन हमेशा ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? मां को पहले भी मैंने बोला भगवान का दर्जा दिया हूं, फिर से आपको दे रहा हूं। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बायोलॉजिकली, और बायोलॉजी का सिग्निफिकेंस ये है कि मां को हमेशा हम भगवान का दर्जा देंगे ही देंगे।
सर अपनी माँ को देना है अपनी बीवी के माँ को? बेटा दोनों माँ को देना है, हाँ वो भी माँ ही है। नहीं तो कई बच्चे सोचते हैं सर बिना बीवी के रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बिना माँ के रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। माँ आयुर्वेदिक दवाई है, माँ आयुर्वेद है, और पत्नी धर्म पत्नी एलोपैथ अंग्रेजी दवा है। आयुर्वेद वर्षों से चला आ रहा है, आयुर्वेद वर्षों से चला आ रहा है, और मां के आशीर्वाद से यानी आयुर्वेद के आशीर्वाद से पुराना बीमारी भी खत्म हो जाता है। लेकिन एलोपैथ का उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, बीवी का भी उतना ही सम्मान देना पड़ेगा, है ना। बस इतना है कि बीवी जल्दी ठीक कर देती है कोई बीमारी, मां परमानेंट ठीक कर देती है बीमारी, बस फर्क इतना से है। क्लियर है स्पर्मेटोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट? आगे बात करते हैं यार, थोड़ा सा इसके अंदर और है। देखो यार, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके क्या बनाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसका नंबर टोटल कितना होता है? 2। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड बनाते हैं? 2, 10। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूसेस 4 स्पर्मेटिड या फिर 4 स्पर्म। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सरटोली सेल। याद आ रहा है क्या? सरटोली सेल, नर्स सेल, नरिशमेंट सेल, प्रोटेक्टिव सेल, डिफेंसिव सेल, देन दे आर रिलीज्ड फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दिस इज कॉल्ड द स्पर्मेशन। ये वर्ड एक नया आ गया, मैं कल परसों बोला था कि एक वर्ड होता है इजैकुलेशन, एक वर्ड होता है इंसेमिनेशन, और एक वर्ड फिर से आ गया स्पर्मेशन। ये 3 वर्ड है। मैंने पहला वर्ड क्या बोला था? अब थोड़ी सी बातें करते हैं सीक्वेंसली। स्पर्म बना कहां? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल करके जब वैस डिफरेंस में पहुंच जाएगा, यानी आगे ले जाने के लिए पहुंचा देगा, यानी जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेशन। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर कहां पहुंचा? वैस डिफरेंस में होते हुए कहां पहुंचेगा? हमारे पेनिस यूरेथ्रा वाले रीजन में, और वहां से बॉडी से बाहर कहीं भी फ्लश आउट हो सकता है। बॉडी से बाहर कहीं भी चला जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इजैकुलेशन। यानी जब मेल के बॉडी से इन्वायरमेंट तक आ रहा है तब प्रोसेस को बोलते हैं इजैकुलेशन। लेकिन अगर मेल के बॉडी से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल गैमेट फीमेल वेजाइना यानी फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में डिपॉजिट हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्लियर है मेरी बात? तो ये तीनों वर्ड ध्यान रखना है आपको। पहला वर्ड क्या बोला? स्पर्मिएशन, दूसरा वर्ड क्या बोला? इजैकुलेशन, और तीसरा वर्ड क्या बोला? इंसेमिनेशन। इन तीनों वर्ड में डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना। क्लियर है यहां तक? आगे बातें करते हैं। देखा है रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। कई सारे हार्मोन्स हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे सबसे पहले हाइपोथैलेमस, आपको पता होगा हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर के मैसेज देता है कि भैया तेरे को काम करना है या फिर काम बंद कर देना है। दे रखा है हाइपोथैलेमस, जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारे 4 ब्रेन का हिस्सा है, डायनसिफ्लॉन का हिस्सा है। याद होगा 4 ब्रेन को हम 2 रीजन में डिवाइड करते हैं। एक रीजन को तो हम लोग बोल देते हैं सेरेब्रम, और एक रीजन को बोलते हैं डायनसिफ्लॉन। डायनसिफ्लॉन को भी फर्दर 2 रीजन में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं थैलमस, और एक उसके नीचे वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आता है, जिसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के टिप पर एक मटर के आकार का, मटर के शेप का, मटर के साइज का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है? दे रखा है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन करवाता है 2 गोनाडोट्रोपिन का। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट में एलएच के नाम से बड़ा फेमस है, और एक को क्या बोलते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे एफएसएच के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है? अभी जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बना, जरा ध्यान से सुन लेना, कीमती है भाई। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक किसके ऊपर काम करना शुरू किया? लेडिक सेल। इसका दूसरा नाम क्या था? इंटरस्टिशियल सेल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता था, और ग्रुप ऑफ सेल से, एक सेल नहीं है, एक ग्रुप ऑफ सेल से, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? लेडिक सेल। और याद करो लेडिक सेल का फंक्शन अपन पढ़े हुए हैं क्या? एंड्रोजेन का सिक्रीशन करना। और एंड्रोजेन में भी मेन एंड्रोजेन कौन?
टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना, और टेस्टोस्टेरोन के कारण ही तो मेल के अंदर मेल सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ रहा है, अपीयरेंस ऑफ मॉस्टॉक, बियर्ड, दाढ़ी मूंछ जो आ रहा है, चेस्ट हेयर, एब्डोमिनल हेयर की बातें करते हैं, आर्म पिट रीजन, पीविक हेयर्स की बातें करते हैं, और भी बहुत जो पूरे बॉडी में कई बार बाल्स वगैरह भरे पड़े हैं, ये सब किसके कारण है? टेस्टो, हट्टा कट्टा मस्कुलेशन। लड़कियों को देखो क्या, एक आध एक्सेप्शनल देखे होगे, रील्स देख लिए होगे यूट्यूब पे, इंस्टा पे रील्स, जिम्नास्टिक 2-3 लड़कियां हैं जो डालती रहती हैं, है ना, 2-3-4 मेरे को दिखाई देती हैं, है ना, बढ़िया जिम्नास्टिक करते हुए, जिम करते हुए। बाकी तो लड़कियां ही करते हैं ज्यादातर जिम, वो उन्हीं को शौक है बाइसेप्स ट्राइसेप्स, जब कैरियर बनाने की उम्र है तब बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाते रहते हैं, एब्स। और एब का मतलब ही होता है कमी, नहीं बोलते उसमें एब है, एब का मतलब ही कमी, और अपन एब नहीं बनाते, एब्स बनाते हैं, कमियां। अरे भाई कैरियर सबका उम्र होता है यार, कैरियर बनाना है, अभी कैरियर बनाना। अब मेरा टाइम आ गया, अभी मैंने 2 दिन पहले घर पे ट्रेडमिल मंगवाया है कि नहीं भाई, मेरे को लग रहा है कि अब थोड़ा सा मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी तो 100 है, 100 से ऊपर गया तो दिक्कत है ना। तो अभी केजी बेटा, नहीं लोगों का क्या 10 ग्राम वजन होता है लड़कियों का। अभी एक बार ये लाइन में खड़ी थी, पीछे से सांस छोड़ रहा था, मैंने गिर गई लड़की, बोली कि मेरे को धक्का क्यों दे रहे हो, पीछे से बोला सांस भी ना छोड़ो। वजन ऐसे 10 ग्राम होता है इनका। अब आते हैं, बातें करते हैं, ये जो लड़कों का बड़ा हट्टा कट्टा मस्कुलेचर जो होता है किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। लेकिन लड़कियों का जो बॉडी फिगर होता है वो कैसा है? रूमी, बड़ा अट्रैक्टिव सा होता है। लड़के बेढंगा, कोई हम जैसे क्या, कोई फिक्र ही नहीं है। और अभी तो ठीक ठाक पहनकर आने भी लगे मास्टर बनने के बाद। कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में तो सुबह उठ करके सीधा कॉलेज, कुल्ली ही वही होता था, कुल्ला ही वही होता था यार, क्या करना है ना। तो अपना अपना टाइम होता है। तो सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन एंड फाइनली एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस उतना ही ठीक ठाक होगा। अगर बाय द वे दाढ़ी मुझ कम आ रहा है, समझो टेस्टोस्टेरोन का कमी है, और टेस्टोस्टेरोन का कमी है इसका मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कमी है, इसका मतलब स्पर्म का भी बॉडी में नहीं। आपकी बातें में पर्सनल क्यों लेते हो? हाँ हाँ, वो बता मत। हाँ, ये बोल रही है कि खोल के दिखाओ। आ जाए इधर, बातें करते हैं, सेकंड हार्मोन्स की बातें करते हैं। एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एफएसएच किसके ऊपर काम करता है? तो सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या था? तो नर्स सेल, नरिशमेंट सेल। देखो ये क्या कर रहा है? स्टिमुलेट सिक्रीशन फैक्टर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस याद आ रहा है क्या? स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजोआ में कन्फॉर्म होता है, स्पर्मेटोजोआ में कन्फॉर्म होता है, चेंज होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस, सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। केमिस्ट्री में इसी भाषा को बोलते हैं कन्फिगरेशनल चेंज। केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता होगा ना कॉन्फिगरेशनल चेंज, लीनियर से हेलिकल बन गया, हेलिकल से लीनियर बन गया, ऐसे बताया जाता होगा ये सब सारी बातें। नेक्स्ट, ये तो बातें हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। यहां पर आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर, एमपी बोर्ड वाले भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जब स्ट्रक्चर आए तो आपको बनाना है ए वाला, ठीक है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ध्यान से देखना। यहां से ये हेड रीजन है, बीच में छोटा सा नेक रीजन होता है, बहुत छोटा सा। इसके बाद एक मिडल पीस होता है, और इसके बाद जो नीचे जो कुछ दिखाई दे रहा है सब क्या है? इनका पूंछ, टेल। क्लियर है? ये जो हेड रीजन है, हेड रीजन को भी हम 2 रीजन में डिवाइड करते हैं। एक बड़ा सा रीजन जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो सबसे टिप पर एक छोटा सा रीजन दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। अभी जस्ट मैंने बताया एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करता है? तो फीमेल जो गैमेट है उसके डिफरेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है, तोड़ देता है ना। तो मेल का आदत है बेटा दीवार तोड़ करके अंदर घुसना।
क्लियर है? न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम कितने होंगे? 23। ह्यूमन का होगा तो नेक रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? तो एक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। यहां पर सेंट्रियोल भी दो टाइप का है, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और एक को हम लोग बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। डिजिटल नहीं बेटा, डिस्टल। प्रोक्सिमल यानी पास वाला, डिस्टल यानी दूर वाला। और ये सेंट्रियोल कुछ नहीं बल्कि क्या बनाता है? एक्सियल फाइबर, या सिंपली हम क्या बोल देते हैं? स्पिंडल फाइबर वगैरह का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? इसके बीच में आप ध्यान से देखो, यहां से एक बीच में काला सा कुछ ऐसा लाइन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? अरे आया ना, यही है फाइबर जो किसका बना होगा? माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल्स का। क्लियर है? इसके बाद मिडिल पीस, भगवान है। मिडिल पीस के पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नंबर बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो स्पाइरल फैशन में अरेंज होता है। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसे बोलते हैं स्पाइरल सीथ या माइटोकॉन्ड्रियल सीथ, या इसी का एक नाम और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेबेन कर्ण, जिसे क्या बोलते हैं? नेबेन कर्ण। और इसके बाद क्या प्रेजेंट है? नीचे टेल। अब ध्यान रहे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट का है मिडिल पीस। स्पर्म का काम क्या है? मोटिलिटी। अब मोटिलिटी के लिए तो एनर्जी चाहिए ना भाई, और इसे बहुत दूर तक जाना है। कहां? वेजाइना से एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, वहां तक जाना है। इतना दूर तय करने के लिए भैया एनर्जी अच्छा खासा चाहिए। अच्छा खासा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है मेरी बात? लेकिन जब स्विम करता है, जब ये माइग्रेट करता है, जब ये मोटिलिटी वाला फेनोमेनन शो करता है, तो मोटिलिटी प्रोवाइड करने वाला कौन है? तो इसका टेल। टेल जितना लंबा होगा स्पर्म के अंदर मोटिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। ये नहीं कि स्पर्म प्रोड्यूस हो गया तो काम हो जाएगा ना भाई, हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस होगा तब काम होगा। काम यानी फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? दे रखा है अ मैच्योर स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोन 0.06 mm लॉन्ग। A sperm is enveloped by covered by a plasma membrane। आपको डायग्राम में क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, पूरे स्पर्म को बाहर से कवर कौन किए हुए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, मिडल पीस, टेल। हेड ओवल शेप्ड, फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। अगला लाइन भगवान है। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन्स लाइटिक एंजाइम। ये जो वर्ड है ना लाइटिक, लाइटिक का मतलब ही क्या? लाइसिस वर्ड से आया हुआ है, और लाइसिस का मतलब ही क्या? ब्रेक डाउन, जो तोड़ दे। बिहाइंड द हेड अ नेक इज प्रेजेंट। नेक बहुत छोटा सा होता है। मिडिल पीस कंपोज्ड ऑफ एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द स्पर्म मोटिलिटी। यानी स्पर्म को दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, फानने के लिए एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। टेल consists of a central axial filament. The sperm moves in fluid medium and female genital tract by the undulating यानी इस तरीके से, है ना, मोमेंट ऑफ द टेल। फिजिक्स में आपको अंडुलेशन पढ़ाया गया होगा, वेव लाइक। हाँ वेव लाइक, ये देख नहीं, कैसे आगे बढ़ रहा है? ध्यान से देखो, आगे बढ़ रहा है। देख ये वाला आगे निकलेगा। अब बना तो मिलियन ऑफ स्पर्म, ध्यान से सुनना, ह्यूमन बॉडी में बना तो मिलियन ऑफ स्पर्म। जब हम इंसेमिनेशन किए, यानी फीमेल के जेनेटिलिया में, वेजाइना में जब डिपॉजिट किए, वहां पर भी मिलियन ऑफ स्पर्म गया। लेकिन उस मिलियन ऑफ स्पर्म में से लगभग 60% स्पर्म ही मोटाइल हो पाता है, ओनली 60%, बाकी मौत। और जो 60% मोटाइल हो पाया, 60% एक्टिव हो पाता है, और 60% जो एक्टिव हो उसका मात्र 40% मोटाइल हो पाता है। और जो 40% मोटाइल होकर के दौड़ता भागता गया रानी के जुगाड़ में, उनमें से कोई एक ही रानी के दिल में समा पाता है। बाकियों का क्या होगा? मौत। सर तो गया इतना सारा। हाँ तो जो जीता वही सिकंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? वही चीज है, देखो इतना सारे स्पर्म बना और एक स्पर्म आगे निकल गया, बाकी सब पीछे रह गया। हो गया? क्लियर है?
सारे अगर एक साथ चला जाता तो कई सारे छोटे निगम एक साथ, समझ में आ गया सारे क्यों नहीं जाते? आ जाए बातें करते हैं यार। दे रखे द ह्यूमन मेल इज एक्युलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस। क्वाइटस तो समझते हो ना? कौन नहीं समझते हो क्वाइटस? हाँ, 200 से 300 एक बार में, ठीक है। क्विटस क्या होता है? वही वाला यज्ञ में आहुति डालना। दे रखा है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, इधर सुन लो बेटा, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, यानी नॉर्मल होना चाहिए। और ये जो 60% है उसका भी 40% कैसा होना चाहिए? मोटिलिटी शो करना चाहिए, जो अभी जस्ट मैं बोला कि जितना स्पर्म बना उसका 60% नॉर्मल होना चाहिए, और जो 60% नॉर्मल है उसका भी 40% के पास मोटिलिटी का फिनोमेनन होना ही चाहिए, तब जाकर के फीमेल गैमेट ओवम फर्टिलाइज हो पाएगी। अन्यथा मैं बताता नहीं अपने ऊपर वाली भाभी का। नेक्स्ट है बेटा oogenesis। बहुत शरारती हो तुम लोग, आखिरी में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। oogenesis, इट इज द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। ये कहां पर हो रहा है? फीमेल के ग्राफिन फॉलिकल में। oogenesis is initiated in embryonic stage when millions of egg mother cells, जिसका नाम क्या बोला था? oogonia, are formed within each ovary। और ये oogonia कब बन गया था? उस मां का जन्म होने से पहले ही, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं क्या, जब हमारी मां नानी के गर्भ में थी, नानी के यूट्रस के अंदर थी, तभी हम बन चुके थे, है ना। और मैं बार बार बोलता हूं हमारा और नानी का रिश्ता बड़ा अलग लेवल का होता है। नो मोर oogonia are formed and added after birth। जन्म के बाद ना oogonia बनता है और ना ही उसको जोड़ा जा सकता है। oogonia multiply to form primary oocyte, they enter into prophase 1। लाइन भगवान है। ये सब कब हो रहा है? ये सब ध्यान रहे, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही एक कार्यक्रम हो रहा है, बिफोर बर्थ। दे रखा है oogonia multiply to form primary oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है ये कहां एंटर कर गया? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 किसका? Meiosis 1 of the meiosis and get temporarily arrested at that stage। कब तक अरेस्टेड है? वो अरेस्टेड रहेगा अप टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कहने का मतलब क्या? फीमेल का प्यूबर्टी का पहचान क्या? कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 8 to 12 ईयर। जनरली 12 साल बोला जाता है, लेकिन बोला नहीं जा सकता, 8 साल में भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। दे रखा है each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cell to form primary follicle। ये सब पढ़ाए हुए हूं, जब ओवेरियन साइकिल में कल ही बात हो रहा था तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल सब कुछ पढ़ाया था। दे रखा है a large number of primary follicle degenerate during the phase from birth to puberty। ये भी बताया, बनता है लाखों में, लेकिन आखिरी में बचता कितना है ओवरी के अंदर? लगभग हर ओवरी के अंदर 40,000 से 60,000। दे रखा है therefore at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicle are left in each ovary। क्लियर है? 60 को भी नीचे कर लो, 40,000 कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, अंदर प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर जो सेल है, इन कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट किया? सेकेंडरी फॉलिकल। आप देख सकते हो अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है, बाहर अलग अलग लेयर ऑफ सेल बन गया, यहां पर जोना पेलुसिडा का फॉर्मेशन हो चुका होता है। टर्शियरी फॉलिकल में देखो एंट्रम बनना अभी शुरू हुआ है, कंप्लीट एंट्रम अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहां पर ग्रेनुलोसा सेल्स है, थेका इंटरना, थेका एक्सटर्ना सब बन चुका है। इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, जिसे हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। देखो यार, एक बड़ा सा कैविटी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कैविटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। बाहर 2 लेयर है, थेका एक्सटर्ना यानी बाहर वाला, उसके जस्ट अंदर वाला थेका इंटरना, फिर ग्रैनुलोसा सेल। यहां पर सेकेंडरी oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte के बाहर जोना पेलुसिडा होगा, और जोना पेलुसिडा के बाहर भी एक और लेयर बन जाता है जिसका नाम क्या? कोरोना रेडिएटा। और इसके नीचे जितने सारे सेल्स हैं
कल नाम मैंने बोला था क्यूमुलस ऊफोरिकस, जिसे जर्म हिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक चीज बता दूं, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन एन आइडियल डेज की बातें करें तो 28 दिन का होता है आइडियल, बाकी एक कम ज्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन है वो सारे। 13वां दिन यानी पहला से लेकर के 13वां दिन ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन चुका होता है। एग्जैक्टली ऑन द 14th डे इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 28 डेज, अगर 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो एग्जैक्टली ऑन द 14th डे ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाता है, और रप्चर करने के बाद सेकेंडरी oocyte यहां से बाहर रिलीज हो जाता है, जिस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोले थे, ओव्यूलेशन। क्लियर है? आगे दिखाई दे रहा होगा ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का डायग्राम, और ये डायग्राम बेटा फिर से मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे रखा है। तब प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and undergoes first unequal meiotic division to form a large, जरा ध्यान से इस लाइन को सुन लेना, दो सेल बना अनइक्वल साइज का, एक जो बड़ा सेल बना इसका नाम क्या है, सेकेंडरी oocyte, जो कैसा है, हैप्लॉइड है, और एक छोटा सा सेल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पहली बार बना, इसलिए कि नाम क्या देते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। The secondary oocyte retains the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. It is unknown that whether the first polar body divides further or degenerate. आज तक कोई नहीं बता पाया कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है ये फर्दर मियोसिस 2 को फॉलो करता है, यानी फर्दर डिवाइड करता है या डिजेनरेट कर जाता है। यानी हमारे लिए फंक्शनल सेल यहां पर कितना मिला, एक, नाम क्या, सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte, सॉरी। Now the tertiary follicle further changes into the mature follicle, जिसे मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल भी बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन, जोना पेलिसुडा बन चुका होता है। लाइन को फिर से ध्यान से सुन लेना, बहुत कीमती लाइन बता रहा हूं। ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्स, रिलीज करता है क्या, सेकेंडरी oocyte, जिसे ओवम हम बोल रहे हैं, होता नहीं है। फ्रॉम द ओवरी दिस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन का डेफिनेशन यहां पर बड़ा कीमती है। अब यहां पर स्टेजेस देखो क्या क्या स्टेजेस में हुआ, ध्यान से देखो यार। ये ऊपर डिप्लॉइड सेल, नाम क्या, ऊगोनिया, 2n कंटेंट है, डिप्लॉइड है, 46 क्रोमोसोम है। इसके अंदर ग्रोथ हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्या बना लिया, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के अंदर भी अभी भी कंडीशन क्या है, 2n डिप्लॉइड कंडीशन है। इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस, इसके अंदर ग्रोथ हुआ, भी ग्रोथ होने के बाद क्या बना, अभी भी प्राइमरी oocyte है जिसे हम बोल रहे हैं 2n। अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस 1। अभी जस्ट मैंने बोला मियोसिस 1 में कैसा डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, एक सेल बड़ा बनता है और दूसरा सेल छोटा। जो छोटा वाला सेल इसे क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी, और जो बड़ा वाला सेल है इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। दोनों सेल का नेचर कैसा है, दोनों का दोनों हैप्लॉइड है। लेकिन मैंने पहले भी बोल दिया कि फर्स्ट पोलर बॉडी फर्दर डिजेनरेट करता है या नहीं करता, डिवाइड करता है या नहीं करता, आज तक कोई नहीं बता पाया है। अब ये लेकिन जो सेकेंडरी oocyte है इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस 2, अभी भी अनइक्वल डिवीजन हुआ, एक बड़ा सेल बना और एक छोटा सेल। जो छोटा वाला सेल को क्या बोले, सेकेंड पोलर बॉडी, और जो बड़ा वाला सेल बना इसे क्या बोलते हैं, ओवम। मैंने पहली बार वर्ड क्या इस्तेमाल किया, ओवम। अब ध्यान से सुनना, ओवम कब हम बताते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये सेकेंडरी oocyte बन गया। क्लियर है? अरे हाँ ना, सेकेंडरी oocyte तो कब बना, जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बना था, जब रिलीज हुआ था तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद कहां गया, फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला वाले रीजन में, उधर से क्या आया, स्पर्म। अगर स्पर्म आया, लाइन ध्यान से सुनना, स्पर्म आया, स्पर्म आकर के मान के चलो ये ओवम है, सेकेंडरी oocyte है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये सेकेंडरी oocyte है। आज कौन सा दिन है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte में जैसे स्पर्म आकर के टकराया, वैसे ही दे रखा है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, दिखाई दे रहा है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे स्पर्म आकर के टकराता है, इस सेकेंडरी oocyte के अंदर फर्दर डिवीजन हो जाता है और क्या बनाता है, एक ओवम बनाता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। अब ये जो ओवम बना, इसके अंदर मेल गैमेट का क्रोमोसोमल कंटेंट यानी 23 क्रोमोसोम इंटर करता है, और अब फर्टिलाइजेशन होता है, और अब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आगे आएगा, सारी कॉन्सेप्ट फर्टिलाइजेशन के टॉपिक पर आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ये भी ध्यान रहे, एमपी बोर्ड का एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, या फिर नीट के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है। बीच में एक न्यूक्लियस है, फर्स्ट पोलर बॉडी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलिसुडा, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, और अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। कोरोना ये वाला नहीं,
स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल होता है, जरूर ध्यान रखें। साइज कितना है? अबाउट 0.2 mm इन डायमीटर। आगे क्या दे रखा है? ओवम हैज 3 मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे ऊलेमा भी बोलते हैं। जोना पेलुसिडा आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कोरोना रेडिएटा आउटर लेयर फॉर्म फॉर फॉलिकुलर सेल। एक यहां पर कंपैरेटिव चार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन टेस्टिस, जबकि oogenesis कहां होता है? अकर्स इन ओवरी। स्पर्मेटोजेनेसिस में लिमिटेड ग्रोथ फेज होता है, oogenesis में एलाबोरेट ग्रोथ फेज होता है, अच्छा खासा, क्योंकि जन्म से पहले ही बन गया। और प्यूबर्टी तक, यानी कितने, लगभग 12 साल तो एवरेज बोल सकते हैं ना, 12 साल तक ग्रोथ होता है। लेकिन स्पर्म में कितने? प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, कितने दिन? थोड़े दिन के लिए यहां ग्रोथ फेज होता है। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव 4 स्पर्म, जबकि oogenesis में क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना ओवम को देगा? सिर्फ एक। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि oogenesis के अंदर प्राइमरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फर्दर डिजेनरेट करता है, डिवाइड करता है, किसी को पता नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाता, आसाराम को छोड़ करके है ना, तब तक होते रहता है। oogenesis में बिगिंस एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, मां के गर्भ में है तभी स्टार्ट हो गया है, बट सस्पेंड अप टू द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक सस्पेंडेड कंडीशन में है। इट सीजेज, सीज का मतलब बंद हो जाना, एट द एज ऑफ अराउंड 50 ईयर, यानी 50 साल की एज में लगभग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? बोलो यार। ये तो आपका पूरा गैमेटोजेनेसिस का पार्ट कंप्लीट हो गया। जब नेक्स्ट टर्न पर हम मिलेंगे तो बातें करेंगे इसके आगे का कॉन्सेप्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले टर्न पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं